नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है जो मैं आशा करता हूँ आप सभी को पता चल गई होगी। दो परीक्षाएं हैं जिनको लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि ये परीक्षा कब होगी, किस मंथ में होगी और किस तरह से होगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी परीक्षा को कराने में। पहली परीक्षा है आपकी, बहुत बड़ी परीक्षा है। किसी भी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आप कह सकते हैं स्टेट लेवल पे आपकी पीसीएस की परीक्षा होती है। तो यूपी पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा होना था वर्ष 2024 के लिए, उसकी डेट आयोग के द्वारा बता दी गई। क्या डेट बताई गई है? वही डेट जो उन्होंने पहले बताई थी, 7-8 दिसंबर 2024, और ये परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। ठीक है। और दूसरी जो डेट दी है आयोग ने, मतलब कमाल ही हो गया है, एक दिन में बहुत कम समय अंतराल पर ये दोनों परीक्षाओं का डेट आयोग ने जारी कर दिया है। ठीक है। दूसरी परीक्षा है आपकी आरओ का जो री एग्जाम होना है वर्ष 2023 का, उसकी भी डेट बता दी गई है 22 और 23 दिसंबर। मतलब जितना भी द्वंद्व था दिमाग में सभी के सब क्लियर हो गया है। 1 मिनट के अंदर आयोग ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि 22-23 दिसंबर 2024 को आरओ की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी और यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 7-8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। छोटा सा एक इस पर इवेंट मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी आयोग ने बताई है, नॉर्मलाइजेशन। चूंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो अब एक नई टर्मिनोलॉजी आयोग ने बताई है, परसेंटाइल। और उसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी लिख करके भेजा है आयोग ने, है ना, जिस पर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं उस फार्मूले को देख करके। तो ये जो परसेंटाइल है, नॉर्मलाइजेशन की जगह अब हम परसेंटाइल यूज करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आ रही है, फिर हम लोग आते हैं अपने विषय पर, क्योंकि ये तो अंततः करना ही है हमें। परीक्षा तो होगी ही आपकी, अगर 22, 23, 7, 8 को नहीं होती, कभी होती तो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था। हाँ, अब हम सभी का जो पैटर्न है, थोड़ा सा जो टाइम टेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया गया है, अब उसको थोड़ा बदलाव होगा और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको जल्दी जल्दी पहले कवर किया जाएगा। ठीक है। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो यहाँ पर एक इवेंट मैं बता रहा था कि आपने पढ़ा होगा इतिहास में, हम सभी इतिहास के अभ्यर्थी हैं, कि पहले 1857 का जब तक रिवोल्ट नहीं हुआ था, 1857 की जब तक क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले जितने भी एक्ट लाए जा रहे थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता था। 1857 की जब इतनी बड़ी क्रांति हो गई तो उसके बाद उसका नाम चेंज करके द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस 1858 बोला गया। और गवर्नर जनरल नाम से बहुत सारे लोग नफरत करने लगे थे, तो इसलिए उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो ऐसा ही कुछ ये नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का फिलहाल मुझे लग रहा है। बाकी आप सभी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइए। ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध और जैन धर्म। सेकेंड मॉड्यूल है। पूरा ही टाइम टेबल आयोग ने 1 मिनट के अंदर फेल कर दिया, लेकिन फिर भी हम अपने टाइम टेबल के अनुसार ही चलेंगे और थोड़ा तेजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे। तो मॉड्यूल 2 है ये, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, महाभिनिष्क्रमण लुम्बिनी, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ और निर्वाण बोधगया। ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ये सारे ही जो इवेंट हैं, आप कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के सबसे बड़े जो इवेंट हैं वो ये 4 इवेंट हैं। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था। ठीक है। और इस इवेंट को किससे चिन्हित किया जाता है? तो घोड़े से चिन्हित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिंबल महाभिनिष्क्रमण का क्या है? वो है हॉर्स। और ये कहां पर हुआ था ये इवेंट? तो ये लुम्बिनी में नहीं हुआ था, यही सुमेलित नहीं है। तो ए विकल्प हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हुआ था कपिल वस्तु में। ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका कपिल वस्तु में। इसके अलावा महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। महापरिनिर्वाण, है ना, आपको पता होगा
कि हमने इतिहास में पढ़ा है या एंशंट हिस्ट्री में कि 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध या आप महात्मा बुद्ध कह सकते हैं, 483 में एट द एज ऑफ 80 ईयर्स 80 साल की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण आप कह सकते हैं शरीर का त्याग किया था। और ये कहाँ पर किया था? तो मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी कुशीनारा, तो ये बिल्कुल सही है कुशीनगर। धर्म चक्र प्रवर्तन जो पहला उपदेश था, प्रथम उपदेश था, वो आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है और वो आपका सारनाथ में हुआ था। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन का अगर सिंबल पूछा जाए तो इसका सिंबल क्या था? वो था पहिया या व्हील, पहिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको हमें दिमाग में रखना है। निर्वाण, ये आपका जो आप कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, जो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, तो आप कह सकते हैं निर्वाण बोध गया से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला विकल्प गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों के संदर्भ में कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कमल जन्म लिखा है, बैल मोक्ष लिखा है, पहिया पहला उपदेश, बोधि वृक्ष ज्ञानोदय। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जो पहिया है, व्हील है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पहला उपदेश जो प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो ये बिल्कुल सही है। बोधि वृक्ष ये आपका ज्ञानोदय, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम जन्म की बात करें मित्रों, तो आप देखेंगे कि जन्म के दोनों ही प्रतीक हैं, कमल भी जन्म का प्रतीक है और बैल भी जन्म का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के जीवन में आप देखेंगे कि कमल और बैल दोनों ही उनके जन्म के प्रतीक हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप कह सकते हैं लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इस बात का पता हमें कहां से चलता है? तो आप कह सकते हैं कि सम्राट अशोक का रुम्मिनदेई जो स्तंभ शिलालेख था, है ना, वहां पर ये इस बात का जिक्र है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। और इसीलिए आप देखेंगे कि अशोक ने उस पूरे गांव को आप कह सकते हैं कि जो बलि कर है उससे मुक्त कर दिया था। ठीक है, रुम्मनदेई इंस्क्रिप्शन आपको ध्यान रखना है, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन रुम्मनदेई। तो ये आप कह सकते हैं जो जन्म है, कमल और बैल दोनों ही जन्म के प्रतीक हैं। मोक्ष का प्रतीक क्या है? तो आप कह सकते हैं स्तूप, मोक्ष का प्रतीक है स्तूप। तो बी वाला हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में नहीं आता है? बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं उनमें इनमें से कौन नहीं आता है? तो बुद्धा, धम्म, निर्वाण और संघ 4 विकल्प हैं मित्रों। बुद्धा, धम्मा और संघा, ध्यान रखिएगा, जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के वो है बुद्धा, धर्मा, धम्मा और संघा। तो मतलब निर्वाण इसमें नहीं आता है, सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो 4 फोल्ड पाथ ऑफ आप कह सकते हैं बुद्धिज्म है, उसका एक पार्ट है निर्वाण, ठीक है, उसका पार्ट है निर्वाण, तो इसलिए निर्वाण हमारा इसमें नहीं आएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, 4 आर्य सत्य हैं, उनमें आपका सब्बम दुक्कम, द्वादश निदान, निर्वाण और अष्टांगिका मार्ग, ये आपके 4 नोबल ट्रुथ हैं बुद्धिज्म के। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और ये जो 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म है, अष्टांगिका मार्ग है, इसमें क्या क्या आता है? तो दृष्टिकोण, वाणी, आजीविका, स्मृति, लक्ष्य, कर्म, प्रयास और एकाग्रता। तो ये आपके 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म है, ठीक है, अष्टांगिका मार्ग इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। बुद्धत्व और बुद्ध चक्र के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? बुद्धत्व और बुद्ध चक्र के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? गलत आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं। प्रथम बुद्धा गौतम बुद्ध, द्वितीय बुद्धा कंक मुनि या इन्हें कनक मुनि भी कहा जाता है, तृतीय बुद्ध कश्यप और भविष्य के बुद्धा मैत्रेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही पॉइंट कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मित्रों यहाँ पर पहला ही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो गौतम बुद्धा है, ध्यान रखिएगा, इनको चतुर्थ बुद्धा माना जाता है।
इनको चतुर्थ बुद्धा माना जाता है, प्रथम बुद्धा इन्हें नहीं माना जाता है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि प्रथम बुद्धा का नाम क्या है। ठीक है, जो मॉडर्न या फिर प्रेजेंट कॉस्मिक एज है उसके अनुसार जो प्रथम बुद्धा है वो कौन है। इसमें आपके द्वितीय बुद्धा कनक मुनि या कंक मुनि हैं, तृतीय बुद्धा आपके कश्यप हैं, और भविष्य के बुद्धा फ्यूचर बुद्धा जिन्हें कहा जाता है वो आपके हैं मैत्रेय। ठीक है, तृतीय के बाद चतुर्थ बुद्धा आपके गौतम बुद्ध जो हैं वो चतुर्थ बुद्धा कंसीडर किए जाते हैं। तो प्रथम बुद्धा कौन है, कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके बताएं। तो यहां पर पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, सिरपुर स्मारक समूह। सिरपुर स्मारक समूह महासमुंद में एक पुरातत्विक बौद्ध स्थल है जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बन सकता है आपके। सिरपुर स्मारक समूह, तो महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो महासमुंद किस राज्य में है, तो यह आपका है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में ये आपका सिरपुर स्मारक समूह है, और यहां पर मित्रों ये महानदी के किनारे स्थित है। ए विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर परिसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन विशेष रूप से उनके ज्ञानोदय से जुड़ा हुआ है, जो भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना उत्तर दर्ज करें। महाबोधि मंदिर परिसर, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों ये आपका बिहार में स्थित है। कहां पर, बोध गया में, बोध गया, है ना। आप यहां से भी देख सकते हैं, जो ज्ञानोदय है बोधि है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये बोध गया में हुआ था ये इवेंट, तो बोध गया में ही आपका महाबोधि मंदिर परिसर या महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र। गौतम बुद्ध ने आखिरी उपदेश किसको दिया था अपने जीवन का, ये यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि 483 बीसी में या 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध मल्ल गणराज्य की राजधानी, आप कह सकते हैं कि कभी राजधानी थी पावा, तो पावापुरी पहुंचे। वहां पर चुंद नामक एक लुहार ने उनको अपने आम्र वाटिका में आमंत्रित किया, और आप कह सकते हैं कि भोजन में उन्हें उसने सूकर मद्दव दे दिया, और खाने के बाद रक्तातिसार हुआ, पीड़ा के बावजूद जो भगवान बुद्ध थे वो आप कह सकते हैं कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा, वहां पर पहुंचे, और वहां पर अपना प्राण त्यागने से पहले उन्होंने सुभद्र को अपना आखिरी उपदेश दिया था। ठीक है, तो यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों यहां पर बुद्धिज्म से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बौद्ध संगीतकी का, या आप कह सकते हैं बौद्ध परिषदों का। तो 4 बौद्ध परिषद हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आइए देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद हुआ था भगवान आप कह सकते हैं बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसके तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में पहला या प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजगृह बिहार में आयोजित किया गया था। यहां पर इसको पेट्रोनेज किसने किया था या संरक्षता किसने की थी, तो आप कह सकते हैं हरण्यक वंश के राजा थे अजात शत्रु। ठीक है, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप, और इसका परिणाम क्या हुआ था, आउटकम क्या था जो प्रथम बौद्ध परिषद था, तो विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, विनय पिटक का संकलन किया था उपाली ने, जो कि महात्मा बुद्ध के ही शिष्य थे, और सूत पिटक का संकलन किया गया था आप कह सकते हैं कि आनंद के निर्देशन में। आनंद भी इनके शिष्य थे, तो इनके निर्देशन में सूत पिटक का संकलन किया गया था, और विनय पिटक का संकलन किया गया था उपाली के निर्देशन में। अब विनय पिटक क्या है, तो मित्रों ये संघ या मठवासी व्यवस्था के नियम और विनियमों से संबंधित है, मतलब नियम और विनियम से संबंधित आपका विनय पिटक है, और सूत पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पिटक हो गए। अब इसके बाद जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, वो इसके आगे जो बौद्ध परिषद होगा उसमें निकल करके आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका द्वितीय बौद्ध परिषद। यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो द्वितीय बौद्ध परिषद था वो 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, वैशाली बिहार में इसका आयोजन किया गया था। इसके पेट्रोनेज को किसने की थी, संरक्षता किसने की थी, तो आप कह सकते हैं कालाशोक ने, जो कि शिशुनाग वंश का राजा था।
अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके सभाकवि। और परिणाम क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं कि दो अलग विचारधाराओं का यहाँ पर जन्म हुआ, जिसको हम स्थविरवादी और महासंघिका का नाम देते हैं। स्थविरवादी कौन थे? तो हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म की मूल परंपरा है ना, उसको सख्ती से पालन करने और बुद्ध की शुद्ध शिक्षाओं के अनुपालन की वकालत की थी स्थविरवादी ने। और जो महासंघिका हैं, उन्होंने क्या किया था? तो आप कह सकते हैं कि जो संघ के नियम या विनियम थे उसमें उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने के लिए इन्होंने काम किया था, महासंघिकाओं ने। तो ये दो अलग प्रकार की जो विचारधाराएं थी, ये कब निकल के आई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत, या आप कह सकते हैं द्वितीय बौद्ध परिषद 383 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका तृतीय बौद्ध परिषद। यहाँ पर मित्रों पाटलिपुत्र पटना में इसका आयोजन हुआ था 247 ईसा पूर्व में। इसकी संरक्षता किसने की थी? तो आप कह सकते हैं मौर्य वंश के सम्राट थे, सम्राट अशोक, उनके द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। अध्यक्ष थे आपके मोगली पुत्तातिस। और परिणाम क्या हुआ था कि जो तीसरा पिटक है, विनय पिटक सूत्र पिटक के बाद अभिधम्म पिटक, वो आपका तीसरा पिटक तृतीय बौद्ध परिषद में निकल के आया था, जिसे अभिधम्म पिटक बोला गया। अभिधम्म पिटक में बेसिकली जो फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म है, जो बुद्ध का दर्शन है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आखिरी है वो हमारा है चतुर्थ बौद्ध परिषद। ये आपका 72 ईसा में या 72 एडी में इसका आयोजन किया गया था। स्थान क्या था? तो आप कह सकते हैं कुंडलग्राम कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। संरक्षता इसकी की थी कनिष्क ने, जो कि कुषाण वंश का राजा था। अध्यक्ष थे यहाँ पर वसुमित्र, और उपाध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थे आपके अश्वघोष। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। परिणाम क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में आप कह सकते हैं बट गया था, हीनयान और महायान में। अब यहाँ पर ये जो चारों बौद्ध परिषदें हुई हैं, उनके कुछ आप कह सकते हैं कोड है, जिसको आप याद रख सकते हैं। अगर स्थान की बात करें तो आपको याद रखना है RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर। उसके बाद अगर संरक्षता की बात करें तो AK अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो आप देखेंगे महाकश्यप, सभाकवि, मोगली पुत्तातिसा और वसुमित्र, मतलब MSMV। तो ये कोड आप याद रखिए, RVPK, AK और MSMV। तो आपको ये चारों बौद्ध संगीत की 1, 2, 3 और 4, ये चारों आपको इस तरह से याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मित्रों देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थानों में मुख्यतः संबंधित हैं? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज और चंपा। तो मित्रों जो पार्श्वनाथ हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किस स्थान से मुख्यतः संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाराणसी में पैदा हुए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वाराणसी में अश्वसेन और वामा देवी के यहाँ ये पैदा हुए थे पार्श्वनाथ। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपके 23rd तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में टोटल 24 ग्रेट टीचर्स हुए हैं, जिन्हें हम 24 तीर्थंकर्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसमें 23वें थे आपके पार्श्वनाथ और 24वें थे आपके महावीर। महावीर जो थे वो बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं, महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं महावीर। तो अब यहाँ पर मित्रों अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका चिन्ह क्या था? तो वो था आपका सर्प, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका चिन्ह क्या था? वो सर्प था। आप कह सकते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? वो वाराणसी में हुआ था। इसके अलावा मित्रों पार्श्वनाथ को महापरिनिर्वाण, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है पार्श्वनाथ के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इसकी प्राप्ति कहां पर हुई थी? या अलग वर्ड में आप कह सकते हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी आपकी सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर जी कहा जाता है। सम्मेद शिखर में इनको महापरिनिर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये कहां पर है? तो आप कह सकते हैं कि जो सम्मेद शिखर है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड का इसे हाईएस्ट पीक भी माना जाता है। झारखंड, गिरिडीह झारखंड, अगर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर देखें तो गिरिडीह झारखंड में आपका सम्मेद शिखर है। और जिस माउंटेन रेंज का ये पार्ट है उसको पार्श्वनाथ रेंज का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कौन जैन धर्म के त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? जैसे बुद्ध धर्म में अगर त्रिरत्न पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, बुद्धा, धर्मा और संघा। उसी तरह जैन धर्म के अगर त्रिरत्न की हम बात करें तो दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ये आपके बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो जो अस्तेय है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत बताए गए हैं उसका पार्ट है अस्तेय।
ठीक है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपारिग्रह, और आप कह सकते हैं यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सत्य अहिंसा अस्तेय अपारिग्रह। ये आपके 4 हो गए, और 5 सिद्धांत है। 5वां क्या है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग। सत्य अहिंसा अस्तेय अपारिग्रह, और 5वां है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 5 मूलभूत सिद्धांत है जैन धर्म के। उसका पार्ट है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, अपारिग्रह का मतलब है कि धन अर्जित करके ना रखना। सत्य और अहिंसा का मतलब आपको पता है, और ब्रह्मचर्य का मतलब आप जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके आप कह सकते हैं जैन धर्म के 5 मौलिक सिद्धांत हैं। अगर जैन धर्म के 3 रत्नों की बात की जाए तो उसमें दर्शन, ज्ञान और चरित्र होगा, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मित्रों जैन धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें अगर हम जैन तीर्थंकरों की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो 24 तीर्थंकर हैं एक बार सभी के आप जो सिंबल हैं, चिन्ह हैं, वो जरूर देख लें। और जन्म कहाँ पर हुआ है सभी का, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों का जन्म श्रावस्ती, एक का जन्म श्रावस्ती में, बाकी आप देखेंगे तो अयोध्या में ही ज़्यादातर लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि जन्म कहाँ पर हुआ है, उनको महापरिनिर्वाण कहाँ पर मिला है, या फिर उनका चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर मित्रों आदिनाथ और ऋषभ देव की अगर बात करें तो इन्हें जैन धर्म का आप कह सकते हैं प्रणेता या जैन धर्म के संस्थापक के तौर पर इन्हें जाना जाता है, सर्वोच्च उपदेशक कहा जाता है। ठीक है, और ये इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक भी थे। इसके बाद आप देखेंगे जितने भी 2, 3, 4 जितने भी आपके जैन तीर्थंकर हुए सभी इक्ष्वाकु वंश से ही संबंधित हैं। तो अजितनाथ ये आप कह सकते हैं दूसरे तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव या आदिनाथ जो हैं इनके अगर सिंबल की बात करें तो इनका सिंबल है बुल। वहीं पर अगर अजितनाथ के सिंबल की बात करें तो ये है एलिफेंट। ठीक है, नेमिनाथ ये आपके 22वें तीर्थंकर थे, 23वें मैंने बताया पार्श्वनाथ थे, और 24वें थे आपके महावीर, आखिरी जो तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे, इनके यहां पर इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मित्रों अब महावीर के बारे में प्रश्न बन जाते हैं, तो महावीर को हम लोग अलग से देख लेते हैं कि ये 24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जन्म वैशाली बिहार में हुआ था, और बिहार में आप कह सकते हैं वैशाली में कहां पर, तो उपनगर है कुंडग्राम, वासुकुंडा में इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। माता पिता की अगर बात करें मित्रों तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिकों के मुखिया थे, एक क्षत्रिय वंश है ये, और त्रिशला इनकी माता थी, ये आपकी लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न अलग से पूछा जा चुका है कि महावीर के जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे और माता इनकी त्रिशला थी। पत्नी का नाम इनके यशोदा था। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध ने जो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग कहा जाता है, वो 29 वर्ष की आयु में किया था। लेकिन अगर महात्मा बुद्ध ने, अगर महावीर की बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था और तब करने चले गए थे। 12 वर्षों की तपस्या के बाद आप देखेंगे कि 13वें वर्ष में, या आप कह सकते हैं कि 42 वर्ष की आयु में, 13वें वर्ष में या 42 वर्ष की आयु में इन्हें सर्वोच्च ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 42 वर्ष की आयु में और 13वें वर्ष में। उपाधियों की बात करें मित्रों तो महावीर इनको सर्वोच्च नायक, जिन मतलब विजेता या निग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ये इनको उपाधियां दी गई हैं। इन्होंने कौशल, मगध और फर्दर ईस्ट में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। अगर संरक्षण की बात करें, इनको पेट्रोनेज किसका किसका मिला था, तो आप देखेंगे बिंबिसार और अजातशत्रु, है ना, उदयभद्र का भी मिला था। तो आप कह सकते हैं बिंबिसार और अजातशत्रु महत्वपूर्ण है। इनके दरबार में काफी आते जाते रहते थे, तो यहां से इनको जो रॉयल पेट्रोनेज था वो प्राप्त था। ठीक है, और बिंबिसार, अजातशत्रु ये किस वंश के शासक हैं सब, तो आप कह सकते हैं हरण्यक वंश के। जो मगध आपका एम्पायर, जो मगध एम्पायर था उसमें आप देखेंगे हरण्यक वंश सबसे पहला वंश है। तो वहां पर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र जिसे हम उडैन का नाम देते हैं, तो ये सभी राजा उस वंश से संबंधित हैं। मृत्यु की बात करें मित्रों तो इनकी मृत्यु हुई थी पटना जिले के पावा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजगिरा के पास 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 और इनकी मृत्यु हुई थी 468 में।
ठीक है। अगर इनकी मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में और इनकी हुई थी 72 वर्ष की आयु में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का, हाँ अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, यहाँ पर जैन परिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रथम जैन परिषद हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटिलपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र थे। और अगर पेट्रोनिज की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का पेट्रोनिज प्राप्त था प्रथम जैन काउंसिल को। इसके बाद मित्रों अगर परिणाम की बात करें तो यहाँ पर जो जैन धर्म ग्रंथ है उसको 12 अंगों और खंडों में विभाजित किया गया और उसको संकलित किया गया था। अगर हम द्वितीय जैन काउंसिल की बात करें तो 512 में द्वितीय जैना काउंसिल हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय जैना काउंसिल आपकी वल्लभी गुजरात में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुई थी। और अगर अध्यक्ष की बात करें किसने प्रिसाइड किया था तो देवराधि गनी क्षेम शर्माना, ठीक है, इन्होंने अध्यक्ष थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी द्वितीय जैना काउंसिल की। और संरक्षक नॉट एप्लीकेबल आप कह सकते हैं यहाँ पर संरक्षक का नाम, ठीक है। और परिणाम क्या हुआ था तो उपांगों या आप कह सकते हैं छोटे खंडों के रूप में नए भाग जोड़े गए थे जो जैन धर्म ग्रंथ है उनमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मित्रों आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। आज हम सभी शौक में हैं, जो कि डेट बताई गई है परीक्षा की दोनों, तो उसी को मानक मान के आप तैयारी करते रहें। बाकी अन्य जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपसे कुछ बनता है आप कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी प्रयास में हैं कि जो परीक्षा की डेट है वो आगे बढ़ जाए, या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 2-3 शिफ्ट में परीक्षाएं हो रही हैं ये ना हो, एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो। यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है या आरओ की परीक्षा है बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं, तो इनका स्तर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ऐसे किसी भी प्रकरण के द्वारा, है ना। तो बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी करें। यदि आयोग को समझ में आता है तो जरूर करेगा, वरना 7, 8, 22, 23 ये डेट आपके पास है, इसी को मान के आपको अपनी तैयारी करनी है। तो मित्रों यहाँ पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है। रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा तैयारी करते रहें, अभ्यास टेस्ट सीरीज में जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं लगातार आप रिवीजन करते रहें। आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराए गए हैं। बिल्कुल कहीं से भी कॉन्फिडेंस जीरो मत होने दें या कम ना होने दें, पूरे कॉन्फिडेंस और आप कह सकते हैं आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।